मैंने कहा मैं रुद्र ताल करूँगी। तो उन्होंने चश्मा उठाया, देखा कि ये कौन है जो सीधे 3 ताल और झपताल छोड़ के सीधे रुद्र ताल। लाल पाट साड़ी की ज़रूरत बहुत होती थी, सफ़ेद साड़ी लाल पाट बॉर्डर होती है, बंगालीज़ लोग पहनते हैं। आज तक मेरे पास नहीं थी। लोगों ने कहा कि क्या क्या करेगी, और मुझे याद है मेरे बहुत क्लोज एक अंकल थे, उन्होंने कहा स्पॉइल्ड जीनियस, ये उनके वर्ड्स थे। फिर भारती दीदी ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कौन है ये? मैंने कहा नहीं। बोले यही पंडित बिरजू महाराज जी हैं, ये गुरु मुन्ना शुक्ला जी हैं और मैं भारती गुप्ता हूँ। मैं आज जानती हूँ ऐसे कई गुरुओं को जो अपनी कोरियोग्राफी में अपने बच्चों को डांस कराते हैं कई सालों साल से, और वो पैसे तक नहीं देते हैं, पर मेरे गुरु मुझे देते थे। मैंने उनको कहा कि मुझे शिवरात्रि करना है, सम दिखाना है, शिव और पार्वती का मिलन। तो उन्होंने समरात्रि द नाइट ऑफ डिवाइन यूनियन, उसमें मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता मिली, नैनों के डोरे लाल गुलाल भरे, और म्यूज़िक किया था अजय अतुल जी ने, बॉलीवुड स्टार्स हैं वो लोग। तो फिरोज़ अब्बास खान साहब ने मुझे कहा था कि गौरी जी आपने ज़रा इसमें माल मसाला डलवा दिया। मंजिल तो एक बहाना था, हमें तो सफ़र को यादगार बनाना था। आज हम बात करते हैं एक सफ़र की, वो सफ़र जो कि आज से 40 या 50 साल पहले बिहार में शुरू होता है, या यूं कहें आज के झारखंड में शुरू होता है। वो सफ़र एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू होता है जहाँ पे 6 बेटियों का जन्म होता है। उस समय 6 बेटियों का जन्म होना एक घर में समाज के दृष्टिकोण से एक अलग सोचा जाता था। हालांकि आज के समय में सोच बदली है। 6 बेटियों का एक घर में होना, उसमें से एक बेटी का सोचना कि मुझे कथक करना है, समाज उसे अलग दृष्टिकोण से लेता है। चुनौतियाँ बहुत आई, बहुत कुछ सहा, पर किसी को भी अपने मुंह से कभी जवाब नहीं दिया। जवाब तो दिया, पर अपने घुंघरों की आवाज़ से। धीरे धीरे सफ़र चलता गया, कथक केंद्र में आना हुआ, अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड, सम्मानित अवार्ड होते हैं, सभी अवार्ड्स मैम को प्राप्त हुए। इंटरनेशनल नेशनल मंच पे मैम ने परफॉर्म किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। ऐसे ही एक सफ़र की आज शुरुआत हम करने जा रहे हैं गौरी दिवाकर मैम के साथ। मैम, थैंक यू सो मच ताल तत्वा में आने के लिए। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है ताल तत्वा की कथक की पॉडकास्ट सीरीज में। मैम, अगर हम बात करते हैं आपके बचपन की, तो आपका जन्म झारखंड में हुआ, परिवार में 6 बेटी होना, आप स्टार्टिंग से कैसे, आप बचपन में क्या रही, क्या आपका बिहेवियर था, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं गौरी दिवाकर हूँ। जैसे कि आपने मेरे को इंट्रोड्यूस कर दिया है, पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी झारखंड में जन्म नहीं हुआ था, जन्म बिहार में हुआ था जी। अब वो स्टेट डिवाइड होने के कारण मैं झारखंड में आ गई हूँ। जमशेदपुर के पैदाइश है, पर मूल रूप से अभी भी मैं वैशाली से हूँ। उसके लिए मैं बहुत गर्वान्वित हमेशा रहती हूँ इस बात के लिए कि मैं बिहार से हूँ। और जैसा कि आपने कहा, 6 बहनों वाला घर था, और पापा सिर्फ कमाते थे टाटा कंपनी में, जो उस समय टेल्को के नाम से जाना जाता था और अब टाटा मोटर्स हैं। तो पापा उस समय वहाँ कमाते थे, एक कमाने वाले और 6-7 लोग हम खाने वाले। पर 6 बहनों के होने के बावजूद भी हमारे घर में पढ़ाई लिखाई के लिए सबको बहुत मोटिवेट किया गया था, और जो बहन हम में से जिस दिशा में जाना चाहती थी उसको उस दिशा में जाने दिया गया। कभी रोक टोक नहीं थी पढ़ाई करने के लिए, कभी रोक टोक नहीं थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए। तो उनमें से मैं एक थोड़ी सी अपवाद थी, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं शायद डांस करती हूँ और मुझे डांस सीखना है। अब डांस कौन सा सीखना है ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। आई वॉज रियली यंग, बहुत छोटी थी मैं ये सब कोई भी चीज़ डिसाइड करने के लिए कि मुझे फ्यूचर में कथक डांसर बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। डांसर बनना है ये भी नहीं था, मुझे बस करना है। ये सब चीज़ें कुल मिला के जब एक निचोड़ के रूप में आ जाती है, तो मैंने माँ को कहा कि मुझे कथक सीखना है। बोली कथक कहाँ से आ गया? मैंने कहा कि मुझे पता चला संगीत समाज एक संस्था है जो कि श्री आनंद चौधरी जी चलाते थे, टेल्को के साथ में मर्ज करके कंपनी के हिसाब से वहाँ, क्योंकि टाटा नगरी है तो हर चीज़ मिली जुली भगत होती है वहाँ पे। मम्मी ने कहा ठीक है हम चलते हैं एक बार, क्योंकि आदत शुरू से थी, कहीं भी जाते थे तो मेरी मम्मी कहती थी मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है, और फिर मैं शुरू हो जाती थी। पर मैं तब कथक नहीं करती थी। तो मेरा फेवरेट था श्रीदेवी का जो नगीना पिक्चर का शायद एक गाना था, मैं तेरी दुश्मन, उस पर मैं शुरू हो जाती थी। मुझे लगता था यही बेस्ट है। खैर, फिर उसके बाद में माँ ले गई मुझे संगीत समाज, और शायद जब नियति में जो चीज़ें लिखी होती हैं भगवान को ही पता होता है, और वहाँ पे सिर्फ कथक सिखाया जाता था। तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी बात थी कि जो मैं चाहती थी वो चीज़ मुझे वहाँ संगीत समाज में मिला।
और करीब मैं वहाँ 10 साल श्रीमती सुमिता चौधरी जी से मैंने अपनी नृत्य की शिक्षा ली वहाँ पे। बहुत सपोर्टिव थे मास्टर जी, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे याद है मैंने एडमिशन लिया था और 14 रुपीज़। सो उस समय वहाँ की फ़ीस थी मात्र 14 रुपये और फर्स्ट मंथ आई थिंक मैंने फ़ीस दिया था। फिर मास्टर जी को जब पता चला कि बड़ा परिवार है और एक आदमी कमाना है, तो शायद उन्होंने कुछ सोच करके, क्योंकि पहले महीने में आपको टैलेंट नहीं पता चलता है पर जज्बा ज़रूर पता चलता है कि एक शागिर्द बच्चा आया है, वो कितना सिंसियर है वो पता चल जाता है, और उन्होंने वो फ़ीस भी मेरी माफ़ कर दी थी। तो वो हमेशा मैं उनकी ऋणी रहूँगी, क्योंकि गुरु का कोई चीज़ कोई चुका नहीं सकता है। वो प्रिंसिपल थे वहाँ पे, और सुमिता चौधरी जी जिनसे मैंने अपनी नृत्य की शिक्षा ली, ये सारी चीज़ें चलती रही। सफ़र बहुत लंबा था, लेकिन वो 10 साल जो मैंने वहाँ बिताए संगीत समाज में, हर छोटा काम, हर छोटे महोत्सव में, वहाँ सरस्वती पूजा सबसे बड़े रूप में मनाया जाता था। उसके अलावा 15 अगस्त, 26 जनवरी, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, हर पूजा। एक छोटा शहर है, छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं वहाँ पे। उसके लिए कोई बड़ा त्योहार सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, और उस तरीके से काम शुरू हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा वहाँ से शुरू हुई, जमशेदपुर से। जी, अभी आपने बात की अपने बचपन की, 10 साल आपने सीखा, देन आपका जर्नी गया कथक केंद्र की ओर। तो आपको कैसे पता चला कथक केंद्र होता है या इसमें आगे बढ़ना है, किसने आपको इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए? सो 12th मैंने जमशेदपुर से किया। उस समय उसको इंटरमीडिएट कहते हैं, जब स्टेट बोर्ड से पढ़ाई होती है। वहाँ ख़त्म की पढ़ाई। मेरी दीदी जी यहाँ पे थी, दीदी की शादी हुई थी दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर आगे कुछ करना है तो बड़े शहर आना पड़ेगा। उनकी शादी हुई और मुझे लगता है जैसे दहेज में आप वापस आते हैं अपनी बहन के साथ, मैं आ गई और मुझे पढ़ाई करनी थी। मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स थे, डांस के, स्पोर्ट्स के, मैं वॉलीबॉल भी खेलती थी, तो उसके काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स थे। तो वो सारी चीज़ें लेके मैं दिल्ली आ गई पढ़ाई करने के लिए। और फिर मेरे जिया जी के घर में सब कह सकते यूपीएससी की तैयारी करने वाले सारे बच्चे बहुत आते थे। सब इट्स लाइक कि हॉस्टल होता था और सब पढ़ाई में सबका मन लगा हुआ है। तो उनमें से किसी एक ने कहा कि हमारे यहाँ पे भी कथक केंद्र है जो एनएसडी के साथ है, क्योंकि वो एनएसडी जाते रहते थे, तो आप क्यों नहीं वहाँ ट्राई करती हैं? मैंने कहा कि क्यों ट्राई करना, वहाँ पे कथक केंद्र है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है। उन्होंने सारे कुछ बताया मुझे, तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज़ मुझे कुछ नहीं पता था केंद्र के बारे में। और उन्होंने बताया, और उसके बाद में मैं जून में करीब वहाँ पे फॉर्म निकलता है, फिर इंटरव्यू होता है। मैंने इंटरव्यू फेस किया और फिर कथक केंद्र में मेरा एडमिशन हो गया। फिर मैं पढ़ाई लिखाई एकेडमिकली मैंने रोक दिया और पूरी तन्मयता के साथ में सुबह से शाम तक कथक केंद्र में मैं करीब 5 साल वहाँ की ट्रेनिंग थी मेरी। डिप्लोमा ऑनर्स में मेरा डायरेक्टली एडमिशन हुआ था। वैसे वहाँ फाउंडेशन से है, बट उसके लिए मैं एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन डिप्लोमा ऑनर्स और पोस्ट डिप्लोमा में मैंने फिर कथक केंद्र से किया। अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो उसमें भी एक रोचक कहानी है जब महाराज जी ने आपका इंटरव्यू लिया था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? वो तो बहुत ही डेयरिंग था, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मैं महाराज जी को देखी नहीं थी और दिल्ली आई, और जब मैं इंटरव्यू देने के लिए मैं कथक केंद्र में बैठी थी एक कमरे में, तो वहाँ जो सीनियर्स होते हैं जो पहले से ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए रहते हैं, उनमें से एक लड़की आई, और फिर वो और भी बिहारी बच्चे थे वहाँ पहले से, तो किसी को उन्होंने टॉन्ट मारा था एक्चुअली कि या तो बिहारी लोग लोटा लेके चले आते हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा यार, फिर मैं ऐसे पलटी, मैंने उनको कहा कि मैं इंटरव्यू दे के आती हूँ फिर बताती हूँ बिहारी क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत मजाक वाली बात थी, लेकिन वो मैं इंटरव्यू देने अंदर चली गई और वहाँ पे पहले से म्यूजिशियंस थे जो कथक ने प्रोवाइड किया था, और सामने मेरे बैठे थे महाराज जी, गुरु मुन्ना शुक्ला जी और श्रीमती भारती गुप्ता जी। मैं किसी को नहीं पहचानती थी, किसी को भी नहीं। मैंने तस्वीर देखी थी, एक छोटी सी किताब होती है, प्रयाग संगीत समिति का एग्ज़ाम देती थी, कथक नृत्य परिचय, बट वो इतना डिस्ट्रॉट होता है, उसका पेपर इतना ख़राब होता है, तो अगर आप उसको रिलेट करना चाहेंगे कि जो आप सामने व्यक्ति बैठे हुए हैं वो और उसमें, तो आप कभी रिलेट नहीं कर सकते हैं। मैं एग्ज़ाम देना शुरू की, उन्होंने सबसे पहले पूछा क्या करेंगी आप? तो क्योंकि आप जब प्रयाग संगीत समिति से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, एक सब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ बहुत सारी तालें सिखाई जाती हैं, ये ताल वो ताल, प्रचलित अप्रचलित, उससे कोई मतलब नहीं, सब ताल आपको एग्ज़ाम देना है और उसकी तैयारी करनी है, थ्योरी पढ़ना है।
मैं सीखी थी लास्ट जो था रुद्रताल। मैंने कहा मैं रुद्रताल करूँगी, तो महाराज जी चश्मा लगा के और नीचे पेंट करते रहते थे, कुछ भी पेंसिल से ड्रॉ करते रहते थे। तो उन्होंने चश्मा उठाया, देखा कि ये कौन है जो सीधे 3 ताल और झपताल छोड़ के सीधे रुद्रताल। तो वो उन्होंने कहा, तब तक मुन्ना गुरु जी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता भी है रुद्रताल क्या होता है? अब हम तो रटंत थे, हमने पूरा बता दिया जी कि ये रुद्रताल में ये परिचय है, ये परिचय, ये परिचय। तो महाराज जी को लगा कि ये कुछ अलग से बिहार से माल आया है, ज़रा इसकी परीक्षा ली जाए। बोले नाचो। फिर मैं पूरा रुद्रताल डांस की, जैसा जो सिखाया गया था। देखिए कोई ट्रेनिंग कभी खराब नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई कभी किसी की खराब नहीं जाती है, आज नहीं तो कल काम आएगा ही आएगा। 10 साल जो मेरी पहली गुरु ने मुझे तैयारी कराई, मुझे 10 सालों में पता नहीं था कि मैं कौन सा घराना सीख रही हूँ, एंड आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो। मैं छोटी थी, मुझे ये नहीं पता था कि फ्यूचर में मैं कथक डांसर बनने वाली हूँ, लेकिन हाँ जज्बा पूरा था सीखने का, जुनून पूरा था कि मुझे सीखना है, मैं जो भी कर रही हूँ बहुत अच्छे से करूँ, ताकि मेरे माता पिता को जो समाज में एक अलग तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको कभी सर झुकाना ना पड़े। वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बेटी के रूप में, मैं कह सकती हूँ। वो हमने बहुत देखा। और मैं बचपन की, मैं एक बार वापस जाना चाहूँगी कि बचपन में प्रोग्राम्स के लिए माँ कॉस्ट्यूम सिलती थी, कोई घर में टेंशन नहीं, माँ बहुत बढ़िया कॉस्ट्यूम सिलती थी, जो मन करता था वो बनाती थी, जो कॉस्ट्यूम चाहिए। आस पड़ोस ऐसे थे कि मुझे याद है कि क्योंकि बंगाल से बहुत इन्फ्लुएंस है जमशेदपुर, तो लाल पाड़ साड़ी की ज़रूरत बहुत होती थी, सफ़ेद साड़ी लाल पाड़ बॉर्डर होती है, एक बंगालीज लोग पहनते हैं। आज तक मेरे पास नहीं थी, आज तक मतलब जमशेदपुर तक मेरे पास नहीं थी। कोई ना कोई आंटी देती थी, वो पहन के मैं डांस कर लेती थी, स्कूल में हो, डांस क्लास में हो, मैं कभी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो माहौल मुझे दिल्ली में कभी नहीं मिला आज तक कि आप किसी पड़ोसी से जाके बोल रहे हो कि मुझे एक साड़ी दे दो, मेरे को डांस करना है, ऐसा नहीं था। लेकिन जमशेदपुर में था। मैंने कहा ना, छोटी शहर, छोटी बातों में खुशियाँ, वो थी वहाँ पे। फिर मम्मी कॉस्ट्यूम सिली, बहनें मेकअप कर देती थी, मुझे कोई चीज़ बाहर से खरीदने की और करने की ज़रूरत नहीं थी। हर चीज़, अगर कोई ज्वेलरी बन रहा है घर में बना दिया जाता था, तो हर चीज़ बेहतरीन तरीके से घर में मुझे प्रमोट करते। जैसे म्यूज़िकल बैकग्राउंड किसी का नहीं था, कंप्लीटली सेल्फ मेड जिसको कह सकते हैं कि आप, हर व्यक्ति घर का वैसे ही चल रहा है, बन रहा है, तो घर पे ही सब चीज़ मिल रही थी। लेकिन बस को जाके परफॉर्म करना था, कंपटीशन होता था, पूरा बेल्ट जो है कंपटीशन में आइदर साउथ इंडियन होता था या फिर बंगालीज वो लोग होते थे। मैं अकेली बिहारी कंपटीशन में हिस्सा ले रही होती और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। देखिए स्ट्रगल जो शब्द है ना, वो सिर्फ पैसे के लिए कभी नहीं होता है। मैं इस चीज़ को हमेशा दरकिनार करती हूँ। स्ट्रगल बड़े तरीके से होता है, समाज में अपने आप को खड़ा करना, समाज में उन पेरेंट्स के लिए अपनी बातों को खड़े करने के लिए, खड़े होके बोलने के लिए भी, वो भी एक प्रकार का स्ट्रगल है कि अपनी बातों को मैं रखूं और वो बात सामने वाला उससे कन्विंस्ड हो जाए। दैट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रगल। हाउ यू स्पीक, आप बोलते कैसे हैं, उठते कैसे, बैठते कैसे, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते, हर चीज़ में एक स्ट्रगल है। अगर आप नहीं सीखेंगे एज अ स्टूडेंट, आपके लिए बहुत बड़ी, जिसको कह सकते हैं कि उपलब्धि उसको नहीं मानी जाएगी। तो ये भतेरे अलग अलग तरीके के स्ट्रगल थे जो कि हम देखते आ रहे थे, झेलते आ रहे थे। स्कूल में कई बार टीचर्स कहती थी, जो बहुत स्टूडियस बच्चे थे उनके लिए कहती, देखो वो पढ़ाई में इतनी अच्छे, तुम देखो जब देखो तब नाचती रहती हैं। उनको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं भविष्य में क्या करने वाली हूँ। ऑफकोर्स एक गुरु का कार्य होता है, चाहे वो डांस सिखाने वाला हो, पढ़ाई करने वाले, कोई सही दिशा दी जाए, सही दिशा। आई वॉज नॉट बैड स्टूडेंट एकेडमिकली ऑल्सो, लेकिन मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड कभी नहीं आई। और फर्स्ट, उस समय रैंकिंग होती थी पर 4th और 10th के बीच में रहती थी। पर स्कूल में जो कुछ होता था उसमें पार्टिसिपेट करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, जिसको मेरी बेस्ट फ्रेंड्स होती थी उनको प्राइज़ मिलता था, मैं डांस करती थी, तो थोड़ा दुख होता था कि भाई प्राइज़ उनको मिल रहा, डांस मैं कर रही हूँ उस खुशी में। बट आज मुझे लगता है कि हर चीज़ लिखी हुई थी, शायद वो धीरे 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 करके मैं यहाँ तक आई। और वो एक अलग अनुभव रहा जमशेदपुर मेरे लिए। और वो जैसे कहते हैं टाटा नगरी थी, टाटा जी का नमक जो हमने खाया, आई थिंक वो मेरे को बहुत सॉलिड लगा था।
वहाँ की ईमानदारी, वहाँ का जुनून, वहाँ का काम, वहाँ के लोग, वो हर चीज़, सिर्फ परिवार का खून नहीं होता, समाज का खून भी आपके अंदर जाता है। तो तभी बड़े लोग कहते हैं ना कि अच्छी संगति होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी थी मेरे जीवन में। मैं बहुत खुशनसीब रही शुरू में भी कि मेरी संगति बहुत अच्छी थी। चाहे मैं वॉलीबॉल खेलने गई, चाहे मैं डांस क्लास गई, उस समय नया-नया कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, एप्पल वाले आते थे स्कूल में पढ़ाने के लिए, और मुझे था कि मुझे एडमिशन लेना है और अलग से फ़ीस उसकी होती थी, पर मम्मी ने कहा कि चलो करो। लोगों ने कहा कि क्या-क्या करेगी, और मुझे याद है मेरे बहुत क्लोज़ एक अंकल थे, उन्होंने कहा स्पॉइल्ड जीनियस, ये उनके वर्ड्स थे। हर जगह पैर रखती है, कुछ नहीं कर पाएगी, इस तरह की चीज़ें बहुत आई। दिस इज़ वन काइंड ऑफ स्ट्रगल ऑल्सो, यू नो। सो ये बहुत सारी चीज़ें जब आप मिलाते हैं और उन यादों में वापस जाते हैं, तो कहीं न कहीं कटाक्ष के रूप में आप उसको लेते भी हैं, सोचते भी हैं, आज वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। अपने काम में आपको जब खुशी मिलने लगती है, दैट इज़ योर अचीवमेंट। ये मैं हमेशा सोचती हूँ। पैसा कौन कितना कमाए ये मैटर नहीं करता है। मेरा पैशन, मेरा प्रोफ़ेशन है आज, वो मेरे लिए सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है। ये मेरे ख़्याल से 90% लोगों को इस दुनिया में नहीं मिलता है। कि कई बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं पर वो क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं, कई पेंट करते तो वो पेंटर नहीं बन पाते और धीरे धीरे डाइवर्ट होते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक मलाल सा रह जाता है, वो मेरे अंदर नहीं रहा। जो मैं चाही वो मुझे मिला, जो मैं सोची कि मुझे इस दिशा में जाना वो मैंने किया। ज़िद्दी बहुत हूँ मैं अच्छे काम के लिए, तो मैं बहुत ज़िद्दी थी। और बीइंग अ पाइसियन, मीन राशि, तो मैं ज़बरदस्त थी और उसके लिए मैं अग्रसर होती गई। और फिर मैं आई दिल्ली, और दिल्ली के बाद जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया कि महाराज जी बैठे थे, फिर रुद्रताल मैंने किया। फिर उन्होंने मुझे कटाक्ष के रूप में कहा भी कि तुम्हारी पहली गुरुआइन ने तुम्हें 3 ताल सिखाया है क्या? यही शब्द थे बोले, मुझे आज भी याद है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सिखाया है। तब तक वहाँ पे मुन्ना गुरुजी और भारती दी को एहसास हो रहा था कि पहचान नहीं रहे कि यहाँ कौन बैठा है इंटरव्यू लेने के। उनको आभास होने लगा था जिस बिंदास तरीके से मैं जवाब दे रही थी। तो उन्होंने कहा तो फिर ठीक है कुछ दिखाओ 3 ताल में भी। मैंने कहा मैं गतनिकास सीखी हूँ 3 ताल में, ताले तो सब करते थे पर 3 ताल में गतनिकास है। तो बोले करो, कौन सा करके दिखाओगी? बोले मैं घूंघट की करके दिखाऊंगी। और मुझे ये नहीं पता था घूंघट महाराज जी का फेवरेट, जैसे मयूर गत वैसे घूंघट। अब बीइंग अ बिहारी ढीठ मैंने कहा घूंघट की गत करूँगी, और फिर मैंने घूंघट की गत उनके सामने की। ऑफ कोर्स जो स्टाइल था वो बहुत अलग था, वो दिल्ली की तरफ पॉलिश्ड नहीं था, पर जो सिखाया मुझे लगा मेरी गुरु ने सिखाया, भाई मैं क्यों नहीं करूँगी, और मैं करके दिखाई। फिर उन्होंने कहा गर्मी बहुत है, पानी पियोगी क्या? मैंने कहा जी। और फिर मैं बिना सोचे समझे उन्होंने ऑफ़र किया, और मैं उन्हीं के पास जो ग्लास रखा था, उन्हीं का ग्लास रखा था, वो उठा के पानी पी गई। तो उनको लगा ये एक अलग सा ही कोई बंदा आया है बिहार से जो टपका है अचानक से दिल्ली में, जिसको कोई इल्म नहीं है कौन कौन है। फिर भारती दीदी ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कौन है? मैंने कहा नहीं। बोले यही पंडित बिरजू महाराज जी हैं, ये गुरु मुन्ना शुक्ला जी हैं, और मैं भारती गुप्ता हूँ। तो जब ये इंट्रोडक्शन सारी दी गई तो फिर मुझे लगा कि आई एम एट द राइट प्लेस एक्चुअली एट द राइट टाइम। तो ये सारी कुल मिला के ये बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग शुरुआत थी मेरे जीवन की, दिल्ली के जो कह सकते हैं जो स्टार्टिंग टाइम था मेरा, ये ऐसे शुरुआत हुई थी मेरी। तो अगर हम बात करें आपके संघर्ष की, हमने बात की स्कूल टाइम में लोगों ने आपको बोला, तो वो संघर्ष कथक केंद्र में भी कंटिन्यू रहा होगा। आई एम श्योर हर जगह होता है वो। और देखिए अपनी जगह बनाने के लिए आपको वहाँ पे अंगद बनना पड़ेगा, सिंपल बात है लाइफ में। और ये बात मुझे पहले नहीं समझ में आई थी। जब मैं दिल्ली आई तो मैं सर झुका के चलती थी, रिस्पेक्टफुली मैं अभी भी रहती हूँ, लेकिन नाउ आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट। देखिए बीच में आप नहीं चल सकते हैं, आइदर दिस वे और दैट वे। जैसे मैं हमेशा कहती, जब घराने की बात आती है, मैं घरानेदार लड़की नहीं हूँ, पर अपना भी तो कोई घराना होगा, हम किसी परिवार के तो हैं। हाँ, घरानेदार नृत्य के रूप से नहीं है, पर मेरे को घराना फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए 2 ही चीज़ है, गुड डांसिंग, बैड डांसिंग।
बात वहीं ख़त्म हो जाती है। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घरानेदार हैं नहीं हैं, आप अच्छा डांस करते हैं या करती हैं, आप अच्छा डांस करते हैं, आप ख़राब है तो बहुत ख़राब है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में। आप चाहे कितने भी बड़े घरानेदार हो, ख़राब है मतलब ख़राब है। तो वो सेम ऑब्जेक्ट लेके मैं आगे बढ़ी और कथा केंद्र में पहले दिन से ही मतलब बहुत ही विचित्र जगह, एक तो दिल्ली का पानी गज़ब का, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। थैंकफुली क्या हुआ कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। जब महाराज जी ने देखा कि हाँ ठीक है ये कुछ करेगी, शायद उनको लगा होगा, उन्होंने स्कॉलरशिप दी। 650 रुपये की स्कॉलरशिप थी और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगूंगी। और 600 ऑफकोर्स दीदी जाजी के साथ थी, रेंट नहीं देना था, खाने का पैसा नहीं देना था। 650 रुपीज़, मुझे लगा कि 6 लाख रुपया मुझे मिल रहा है, उसी में ज़िंदगी जीनी है। करोल बाग में रहती थी, वहाँ से आने जाने का फेयर था और कोई आदत ही नहीं थी कुछ ऐसी कि आप आउटिंग करें जैसे आजकल के बच्चे मार्केट जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मॉल कल्चर कुछ था ही नहीं। लाइफ में कोई मतलब ही नहीं। सुबह 8 बजे कथक केंद्र, शाम के 5 बजे कथक केंद्र से आउट। अगर शो है, शो मैं बहुत देखती थी शुरू से ही। मेरे शाम में मंडी हाउस में किसी ना किसी ऑडिटोरियम में मैं पाई जाती थी, क्योंकि वो इतना इंस्पायरिंग होता है शो देखना कि उससे बढ़िया चीज़ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आप दूसरों को देखते हैं और आपको बहुत सीखने को मिलता है। क्या मंच पे प्रस्तुत करना है क्या नहीं, आपको वहीं से समझ में आने लगता है। तो शुरू से मैंने सोचा कि यहाँ तो पैसे ही नहीं लगते शो देखने के, कोई टिकटेड नहीं है, कुछ नहीं है, तो इससे बढ़िया कि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता कि आप बैठे, शाम में पूरी क्लास ख़त्म करी, दिन भर कथक केंद्र की, और शाम में शो देखना। ये मैंने अपना दिनचर्या बना लिया था कथक केंद्र में। पैसे की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं थी। फर्स्ट ईयर में मुझे याद है कि होरी धुम मचोरी थी। मार्च के समय, चैत का समय जब होता है, तो सब बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा था और मैं फर्स्ट ईयर में थी बिल्कुल। और महाराज जी वो करते हैं कोरियोग्राफ सारा, महाराज जी उसका जो सेट वेट है सब महाराज जी डिज़ाइन करते। तो मुझे बोला गया कि गौरी दिवाकर को भी चूज़ किया जाएगा और मुझे लगा कि आई एम द क्वीन, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको अगर महाराज जी सेलेक्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। पर ये नहीं पता था डांस कितना करना, बस मुझे पता था सिलेक्शन हो गया है, नाम आ गया लिस्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट संस्था है तो जब कोई प्रोग्राम होता था तो लिस्ट में नाम आता था, तो उसमें नाम होना ही अपने आप में बहुत चौड़ में रहने वाली बात थी। करना क्या था ये नहीं पता था। फिर बाद में पता चला लास्ट में कि एक मचान था, उसके ऊपर चढ़ के खाली फूल उड़ाना था पर वो बहुत ही मज़ेदार था भाई। फूल ऐसे उड़ा रहे थे कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे कथक केंद्र में, क्योंकि डांस तो सीनियर्स कर रहे थे। फूल उड़ाने के लिए हमें, और हम फिट लो और एकदम मचान पे चढ़ा दिया गया कि वहाँ से फूल उड़ाओगे। होरी धूम मचोरी था तो रंग की जगह फूल का प्रयोग होता था, तो वो एक अलग वो था होरी धूम मचोरी। फिर महाराज जी की फर्स्ट शो जो मैं बनारस से ही शुरुआत हुई थी मेरी कथक की, वो किरण चौहान दीदी थी और महाराज जी की काफ़ी सीनियर डिसाइपल, उन्होंने लिया मुझे और महाराज जी ने सारा कोरियोग्राफ किया था। और मैं बनारस पहला शो वहीं से नारियल फूटा मेरा और शो शुरू करना शुरू की। फिर महाराज जी की कोरियोग्राफी हुई, सेम कोरियोग्राफी फिर जयपुर गए। एंड उस समय नहीं पता था कि आप स्टूडेंट टाइम में भी कमा सकते हैं। मैं बनारस से आई और किरण दी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं और मुझे लगा अरे इसके तो पैसे भी मिल रहे हैं। तो वो एक अर्निंग वहीं फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो गई। मैं महाराज जी का शो की, गुरु आपको आपके कार्य के लिए पैसे दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि क्या ईमानदारी है। मैं आज जानती हूँ ऐसे कई गुरुओं को जो अपनी कोरियोग्राफी में अपने बच्चों को डांस कराते हैं कई सालों साल से और वो पैसे तक नहीं देते हैं, पर मेरे गुरु मुझे देते थे। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से महाराज जी ने दिया, गुरु जयकिशन महाराज जी ने दिया, गुरु हमारे अदिति मंगलदास जी ने दिया। मतलब कि मेरे लिए सब दिख रहा था कि ये ईमानदारी है और वो मुझे स्ट्रेट फर्स्ट हैंड मुझे उस चीज़ का अनुभव हो रहा है। और वो बहुत ही बढ़िया सफ़र शुरुआत हुई। स्ट्रगल तो हर जगह, पॉलिटिक्स हर जगह है और कौन उठेगा कौन बैठेगा कौन जाएगा, बट अगर आप अपने काम में, मैंने कहा कि आपको अंगद बनना पड़ेगा एकदम ठोस तरीके से। और वो मैं सोच ली थी कि मुझे पीछे नहीं हटना है, कि अगर अब मैं घुस गई हूँ उसमें तो प्रोफेशनली अब मैं यही करूँगी जितना से जितना हो सके। और शायद भगवान जी मेरे साथ थे और मैं साथ साथ करती गई, चलती गई। मेरे गुरुओं ने बहुत साथ दिया।
जय किशन महाराज जी की क्लास में, क्योंकि जब मेरा एडमिशन हुआ था केंद्र में, महाराज जी का ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, तो 6 महीना के लिए वो नहीं आए थे। तो जय किशन महाराज जी क्लास शुरू किए और मैं उनकी पहली स्टूडेंट की तरह खड़ी हो गई क्लास में। अकेले थी उस दिन क्लास में मैं, और उन्होंने सिखाना शुरू किया। और क्योंकि वहाँ से आई थी, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, पैर अच्छे चलते थे, चक्कर बहुत बढ़िया लेती थी, तो उस तरह से शुरू हुई। फिर 6 महीने बाद महाराज जी आए तो हमें बोला गया कि आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, आपको उनके पास जाना होगा। तो मैं बहुत डर गई थी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि एक बार इंटरव्यू में ब्लंडर कर चुकी थी। मैंने कहा कि इतने बड़े गुरु के पास अभी नहीं जाऊँगी, मैं भी यहीं पे ठीक हूँ। बोले आप नहीं रह सकती हैं, टेक्निकली इट वाज नॉट करेक्ट कि मैं प्रेप के साथ क्लास करूँ, तो बोले आपको जाना ही पड़ेगा। खैर मैं महाराज जी के पास गई, फिर उन्होंने देखा कि क्या क्या सिखाया है बताओ इतने दिन में। चीकू ने, जय किशन महाराज जी का पेट नेम चीकू है, तो चीकू ने क्या सिखाया दिखाओ, मैंने दिखाया, तो वो खुश हुए। फिर उसके बाद क्लासेस शुरू हुई, बहुत खूबसूरत क्लास होती थी, मतलब कि नृत्य के साथ एग्जाम्पल, हर चीज़ को उसके साथ दे के उदाहरण सिखाना, वो महाराज जी से मैंने सीखा। और वो आज तक ख़त्म नहीं हुई। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, वो वही एग्जाम्पल है जो आज तक है, वो वही मूवमेंट्स हैं जो उनसे मैंने सीखा, या जय किशन महाराज जी से, अदिति मंगलदास जी से मैंने कभी मूवमेंट नहीं बदले, क्योंकि मुझे पता है आने वाले भविष्य को अब बिरजू महाराज जी नहीं मिल सकते हैं, ही इज़ नो मोर। तो उनकी चीज़ों को बदलना शायद मेरा राइट नहीं है वो करना। तो वो मन में मैंने उसी दिन सोच लिया था कि जो इन्होंने सिखाया है मैं कभी भी भविष्य में सिखाऊंगी, एग्जैक्टली सेम टू सेम सिखाऊंगी। उसके बाद जिसको बदलना है मूवमेंट बदले, मैं नहीं बदलूंगी। मेरी अपनी जो क्रिएटिविटी होगी उसमें मैं जो भी करूँ, चार चांद लगाऊं अलग तरीके से, या जय किशन महाराज जी की चीज़ों में। तो ये एक सफ़र का ईमानदारी से मैं शुरू की। तो अभी हमने बात की अदिति मैम की। अदिति मैम का आपकी लाइफ में एक इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा है। अगर हम बात करते हैं 1998 की, उस मोमेंट की जब मैम ने पहली बार आपको अपने शो में अपने साथ लिया, आपको उसके लिए पैसे भी दिए, तो उसके लिए हम बताना चाहेंगे। उसके बीच का सफ़र की भी हम बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी आपने अदिति दी की शुरुआत कर दी है। तो 98 की बात है, मैं कथक में स्टूडेंट ही थी, और मेरे पास मेरे 2 सीनियर्स आए, पूजा श्रीवास्तव दीदी और अपूर्वा वाडके, और बोली कि अदिति मंगलदास जी हैं और काफ़ी सीनियर महाराज जी की शागिर्द है, उन्होंने आपको बुलाया है अपनी कोरियोग्राफी में डांस करने के लिए। तो मैंने अदिति दी को उसके पहले देखा था, क्योंकि वो कुछ गणेश पे प्रोडक्शन की थी और कथक इनके कुछ स्टूडेंट्स उनके साथ काम कर रहे थे, और मैं देखती थी कि यार कोई एक बंदी है, आती है, कार में आती हैं, और मतलब इंस्पायर, बच्चे कैसे इंस्पायर होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। उसके लिए आपको बहुत लैविश मर्सिडीज देखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर दैट टाइम मारुति 800 वॉज द बिगेस्ट थिंग, कि आती हैं इतना बढ़िया, फिर सब बच्चों को लेके जाती हैं, बड़े सीनियर्स को। मैंने कहा हाँ जी मैं आऊँगी। फर्स्ट शो में गई और मुझे पता चला कि शो कौन सा है, मिस्टर इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट। मेरे को लगा कि मैं सांस ले लूँ अच्छे से। पहला बोनस था कि मैं अदिति दी के पास आई थी। आई वॉज टू यंग, और आई वॉज हार्डली 20 years old। और वहाँ पे जो माहौल था सीखने का, डांस करने का, 6-6 घंटे 7-7 घंटे कंटिन्यूसली आप डांस कर रहे हैं, वो एक अलग काम दिया मेरा। उसके बाद में मिस्टर इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट, पूरे वर्ल्ड के द मोस्ट हैंडसम गुड लुकिंग लड़के आए हुए थे, तो वो एक डबल बोनस था। तो वो जो एक्साइटमेंट था मेरा एक डिफरेंट लेवल पे था। तब मैंने उनका रेपेट्री ज्वाइन नहीं किया था, एज अ फ्रीलांस में गई थी उनके पास में। और वो एक टाइम था, जयपुर में शो था, मैं सारे बॉलीवुड स्टार्स को देख रही थी। एंड व्हेन यू आर 20 यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या एक अंदर हिसाब किताब चलता है। और सारे मिस्टर इंटरनेशनल आए हुए थे, और हम लोग क्लासिकल वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे थे, और प्रोग्राम ख़त्म हुआ, बहुत सारे स्टार्स, मॉडल्स, हर तरह के लोगों को देखी। तो जो चीज़ को आप टीवी पे देख रहे हैं आप सामने देख रहे हैं, एक डिफरेंट एक्साइटमेंट थी उस समय। और वहाँ से अदिति दी के साथ मेरा सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद प्रोजेक्ट वाइज मैं उनके साथ काम करती गई। 2001 में उन्होंने जो रेपेट्री में के लिए मुझे कहा कि जब मैं पास आउट हो गई कथक से कि रेपेट्री ज्वाइन करोगी, मैंने कहा बिल्कुल ज्वाइन करूँगी। तो मैंने पहले उनका रेपेट्री ज्वाइन किया, पहले प्रोजेक्ट वाइज काम करती थी, उसके बाद से मैं सारे शो में उनके डांस कर रही थी। 2001 में मैंने उनका रेपेट्री ज्वाइन किया, और 2003 में मैंने उनको कहा कि क्या आप मुझे सिखाएंगी भी।
एज अ स्टूडेंट। तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में कहा था कि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत सॉलिड है, चीकू से तुम सीख के आई हो, महाराज जी से, तो मेरी अब क्या ज़रूरत है, तुम अच्छा खासा काम कर रही हो, करो। मैंने कहा मुझे तोड़े टुकड़े परन नहीं सीखने, मुझे आपसे थॉट प्रोसेस जो आपका है मुझे वो देखना है, वो सीखना। वो सीखने के लिए मुझे आपके क्लोज आना पड़ेगा, मुझे कंटिन्यूसली आपके साथ उठना बैठना रहना है, ताकि मैं उस थॉट प्रोसेस के थ्रू जाऊं, जो एक वर्ल्ड व्यू है वो मैं सीखूं, आपका कोरियोग्राफी करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आपका एस्थेटिक, एंड वर्ल्ड नोज हाउ शी इज़, पूरी दुनिया जानती है उनका काम करने का तरीका। और फिर उन्होंने हामी भरी कि अच्छा ठीक है, इसको लालच तोड़े टुकड़े परन और कंटेंट की नहीं है, इसको दूसरी चीज़ की लालच है या भूख है, और उन्होंने तब हामी भरी। जी, अगर मैं बात करता हूँ कि 4 दिशाएं होती है, तो हर चारों दिशाओं का महत्व अलग होता है लाइफ में। बिल्कुल। आपकी लाइफ में भी 4 गुरु रहे हैं या मैं कहूँ एक 5वां गुरु जो पहला माँ होती है। आपको अपनी माँ की या 4 गुरुओं की कोई एक इम्पॉर्टेंट बात या सीख आज भी याद रहती है? मेरे सभी गुरुओं में, और माँ एक ऐसी केंद्र बिंदु घर में रहेगी जिनके घर में 6 बेटियां होती हैं, उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो मैंने अपनी माँ के अंदर देखा। 6 बेटी को पालना उस समाज में उस समय में इतना आसान नहीं था, और मैंने देखा है मेरे घर के नियम और कानून, मैंने देखा है कि अपनी बेटियों को कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये सब मैंने अपनी माँ से सीखा। और मेरे को बहुत हद तक जेनेटिकली मैं कह सकती हूँ आई एम क्वाइट स्ट्रॉन्ग गर्ल, स्ट्रॉन्ग हेडेड लाइक माई मदर। मेरी माँ की तरह मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेड हूँ, जो मुझे चाहिए वो चाहिए। अच्छी चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़िद्दी हूँ कि चाहिए तो चाहिए बस, इसके बाद मैं और कुछ सोच नहीं सकती हूँ, और उसके लिए मैं किसी हद तक भी मेहनत करने के लिए मैं जा सकती हूँ। तो मेहनत, ईमानदारी, जुनून, ये सब देखा है मैंने, और अपने सभी गुरुओं में और मेरी माँ के अंदर, और वो मुझे मेरे अंदर आया। तो हम बात करते हैं, आप कथक केंद्र का जर्नी, आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, आपने शोज भी लेने चालू कर दिया, परफॉर्म करना चालू कर दिया। अगर हम बात करें फिर आप एक शो की प्रोड्यूसर या कहते हैं शो को क्रिएट करने लग गई। हम बात करें फॉर्मेट की कि शो का फॉर्मेट कैसे होता है, लाइक आप म्यूजिक कैसे अरेंज करती हैं, लाइक बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट कैसे होता है? सी ऑनेस्टली अगर कहूँ मैं तो 2001 से मैं सिखा रही हूँ। सबसे पहले सिखाने से शुरू करते हैं, क्योंकि जब आप सिखाते हैं तो आप तब पता चलता है कि आपके गुरु ने आपके ऊपर कितनी मेहनत की। गुरु जब आपको डांटते थे तो क्यों डांटते थे, क्योंकि सेम चीज़ें वापस रिपीट हो रही है, सर्कल जिसको कहते हैं वापस घूम रहा है। मैं 2000 से सिखा रही हूँ, और ये 2025 मेरे लिए 25 ईयर्स है, 25th ईयर है जब मेरा, कह सकते हैं कि सिल्वर जुबली में मना रही हूँ अपनी सिखाने की। और जब आप सिखाते तो आप सीखते बहुत है। तो मैं उस मामले में, मैंने कहा ना आपको, मैं बहुत स्ट्रांग हेड थी, मैं बहुत स्वार्थी थी कि जब सिखाने से आपको इतना सीखने को मिल रहा है देन व्हाई नॉट। और जिस दिन मैं पास आउट हुई थी उसके एग्जैक्टली जून में रिजल्ट आ जाता है कथक केंद्र का। मैं 1 जुलाई से एक छोटा सा प्ले स्कूल था आनंद विहार में, निटको मॉडल स्कूल, वहाँ पे मैं डांस सिखाना शुरू की, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई सिखाने की। 2-3 बच्चे होंगे मात्र, वहाँ से शुरू की। वहाँ उसको हैंडल करती थी सीमा मेहता जी। वो मुझे बहुत हेल्प किया उन्होंने, क्योंकि आप इतने यंग हैं, मात्र 20-22 साल के, आप सिखाना शुरू कर रहे हैं, सो आपको हेल्पिंग हैंड की बहुत ज़रूरत होती है। आप वन मैन शो करके लाइफ नहीं जी सकते हैं ऐसे। और करीब 7-8 साल वहाँ पे मैं 2009 तक मैं वहाँ पे सिखाई, और फिर उसके बाद में वो लोग वहाँ से शिफ्ट होके कहीं और चले गए, तो उनको ऑफकोर्स क्लोज डाउन करना पड़ा। फिर मैं अपना संस्कृति फाउंडेशन पहले नाम रखा मैंने, और वहाँ से अपनी क्लास शुरू की। बट 2001 से मैं एनुअल शो की तरह बच्चों का शो ऑर्गेनाइज करती थी, और शुरू में मुझे रशियन सेंटर मुझे मिला फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी प्रकाश आनंद एक एकेडमी में काम करती थी, उनके थ्रू। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, स्पॉन्सरशिप है नहीं, क्लासिकल स्पॉन्सरशिप मिलना सबसे लास्ट, मतलब मुश्किल का बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मुझे स्पॉन्सरशिप मिला, इन द सेंस कि ऑडिटोरियम मुझे फ्री में मिल गया। कुछ म्यूजिशियंस मेरे साथ कई साल से रहे, जैसे योगेश गंगानी जी, समीउल्लाह खान, तबले पे गाने पे। ये लोग मेरे लिए कभी भी ये नहीं था कि पैसे के लिए बजा रहे। इतने सालों का सफ़र रहा, 25 साल से मुझसे उन्होंने कभी नहीं पूछा कि पैसे कितने दोगी। और बच्चों के साथ आके बजाना, ऑफ कोर्स मैंने कभी किसी से फ्री में काम नहीं करवाया, लेकिन बिना नहीं मांगना भी बहुत बड़ी बात है।
और आप अपने तरफ से जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो 2001 से मैं ये काम कर रही थी, सिखाना, ऑर्गेनाइज करती थी। उस समय पैसे नहीं थे तो सारे बच्चों का मेकअप मैं खुद करती थी। कॉस्ट्यूम के लिए हम लोग थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट करते थे, जिस मटेरियल में सस्ता मिल जाए उस पे कॉस्ट्यूम होता था। बट थैंकफुली थोड़ा सा अदिति दी की वजह से थोड़ा सा एस्थेटिक अंदर आना शुरू हुआ था, और चीकू भैया भी, उनको बहुत, ही वॉज वेरी स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम के लिए। तो हम लोग अच्छे कॉस्ट्यूम, अच्छा कलर, सस्ता हो लेकिन अच्छा हो और सोबर हो, वैसे करना शुरू किए। एक गेस्ट आर्टिस्ट हमेशा रखती थी अपने से थोड़ा छोटा अपकमिंग आर्टिस्ट का, कि बच्चे देखे कि आखिर फाइनली वो जर्नी कहाँ तक जाएगी। तो कई 25 साल हो गए मुझे ये करते हुए। 25 साल में करीब 20 गेस्ट आर्टिस्ट को मैंने कभी परफॉर्म करवाया या मेरे बच्चों के शो में उन्होंने कोरियोग्राफ किया है। तो ये एक मेरा रूटीन था, खासकर 2009 के बाद से। एक साल मैं कोरियोग्राफ करती हूँ एनुअल शो, एक साल कोई गेस्ट आर्टिस्ट आके कोरियोग्राफ करते हैं, ताकि बच्चे वन मैन शो की तरह ना चले। मेरे से ही सीख रहे हैं 365 दिन। अगर उनका दिमाग खोलना है मुझे, तो ये एक चीज़, मुझे जर्नी उनकी तैयार करनी पड़ेगी। बाहर से अगर कोई आता है, वो अपने थॉट के हिसाब से कोरियोग्राफ कर रहा है, तो उनको वो चीज़ें सीखनी चाहिए। तो ये गुरुओं से ही आप सीखते हैं और वापस आप उनको वापस दे रहे हैं। तो ये पूरी जर्नी ऐसी रही। प्रोड्यूस, आई कांट से, दैट्स अ बिग वर्ड, प्रोड्यूस करना, बट बच्चों से लेके पैसे मैंने शोज़ किए हैं। कुछ पैसा अपना भी लगाती थी। धीरे धीरे बच्चे बढ़े इंस्टीट्यूट में, और हम कॉस्ट्यूम्स बना, धीरे धीरे हम थोड़े बड़े स्टेज पे आए। रशियन सेंटर के बाद हम LTG पे आए, त्रिवेणी में आए, फिर श्री राम सेंटर में अब करती हूँ। तो ये धीरे धीरे एक उनके अंदर, मुझे लगता है सपना भी होना चाहिए कि हम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं। एकदम से उठ के मैं उनको कमानी में डांस नहीं करा सकती, हाउ एवर रिच आई एम राइट नाउ, लेकिन मैं उनको कमानी में डांस नहीं कराऊंगी। उनको वो जर्नी देखनी चाहिए, वो सपना बरकरार रहना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि मुझे कभी कमानी में डांस करना है, जो हमारे अंदर था कि कमानी में डांस करना वॉज अ बिग डील। मैं अभी पैसे की वजह से मैं बच्चों को कमानी में चढ़ा दूँ, दैट्स नॉट राइट, चाहे कितना भी पैसा हो आपके पास। तो मैं चाहती हूँ कि वो भूख उनके अंदर रहे और वो जर्नी। तो प्रोड्यूसर इज़ नॉट अ राइट वर्ड फॉर मी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जिन म्यूजिशियंस का नाम लिया मैंने, म्यूज़िक कंपोज करने में उनका बहुत साथ रहा। बच्चों के लिए भी अच्छी अच्छी कोरियोग्राफीज हुई हैं और जर्नी बहुत बढ़िया रहा। ये मैं बच्चों की कोरियोग्राफी की बात कर रही हूँ। मैं अगली बार जब अभी आपसे बात करूँगी तो अपनी जो मेरी सोलो कोरियोग्राफीज है उसके बारे में भी बात करूँगी। लेकिन ये जो जर्नी रही है बहुत खूबसूरत रही है। जैसे इस साल 16 मई को 2025 को मैं राम रमेती कर रही हूँ। रामचरितमानस के कुछ पक्ष लूँगी, जो कि रामलीला की तरह नहीं होगा क्योंकि वो पूरी दुनिया देखती है शरद नवरात्रा में। लेकिन मैं कुछ ऐसे पक्ष को रखना चाहती हूँ जहाँ पे हम थोड़े से अनटच्ड रहे, जो हम नहीं छुए हैं, क्योंकि रामचरितमानस बहुत बड़ा है। तो ये है। अगर हम बात करते हैं स्टेज परफॉर्मेंस की, तो कोई 2 या 3 चीज़ों में आप बहुत पर्टिकुलर हैं या परफेक्शन आप देखती हैं, ये चीज़ें तो मस्ट होना चाहिए आपके हिसाब से, या स्टूडेंट्स को आप बताना चाहेंगे इन बातों पे आप फोकस ज़्यादा होना चाहिए उनका? 2 चीज़ें हैं इसमें कि पहले आपको ये डिसाइड करना कि अगर ऑर्गेनाइज़र आपको बुलाता है तो आपको वो सोलो परफॉर्मेंस के लिए बुला रहे हैं, ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए बुला रहे हैं, ऑफ कोर्स ये पूछना पड़ेगा आपको। दूसरा कि कोरियोग्राफ सोलो करना है कि खुला शुद्ध पारंपरिक करना है, ये एज अ डांसर शायद मैं डिसाइड करूँगी, क्योंकि ऑडियंस कैसी है। कॉर्पोरेट शो में मैं जाके शुद्ध पारंपरिक नृत्य नहीं कर सकती हूँ। वहाँ पे इट्स मैटर ऑफ 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट्स। उनको एकदम स्पीडी चाहिए कि धाड़ 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 खत्म हो और आप जाइए, उनके पास उतना समय नहीं है। लेकिन एक पढ़े लिखे ऑडियंस, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी जो बैठे हैं, उनके सामने मुझे क्या प्रेजेंट करना है मैं ही डिसाइड करूँगी, ऑर्गेनाइजर नहीं डिसाइड कर सकता है। हाँ, उनका अगर कोई थीम है कि आज वाटर डे है तो पानी पे कुछ होना चाहिए, तो वो मैं समझ सकती हूँ। बट क्या प्रेजेंट करना है, आई थिंक ये डांसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको ध्यान में रखना चाहिए, एस्थेटिक ध्यान में रखना चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए
फिर से खड़े हो जाना चाहिए कि जैसे मुझे पसंद नहीं है, वो मैंने अपने गुरु से सीखा है, मुझे बैकड्रॉप पे बैनर लगना पसंद नहीं है। अब कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइज़र है उसको पैसे मिले हैं उसको पीछे लगाने के लिए, लेकिन उससे इतनी बुरी तरह स्पॉइल होता है पीस, क्योंकि आप कभी बैनर देखते हैं, कभी डांसर देखते हैं, लाइट का तो कोई लेना ही देनी ही नहीं है वहाँ पे। लाइट पे आप कितना भी पैसे खर्च कर ले, पीछे बैनर लग गया, पूरा पीस आपका ख़त्म है, फिनिश्ड, इट्स फिनिश्ड। तो अगर आप देखेंगे हमारे समाज में ही अगर जो कितने भी अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, अगर उन्होंने बैनर पीछे नहीं लगाया है, यानी कि उनके अंदर थोड़ी सी एस्थेटिक बची हुई है, क्योंकि उनको पता है कि बैनर लगाने से लाइट ख़त्म, डांस ख़त्म। सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको हमें हमेशा मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं शो की, तो कुछ चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट कह सकती हैं, या कुछ नया सोच या नया आप लाना चाहती हैं, या आप कुछ ट्राई करने का आपके मन में, ये मैं नियर फ्यूचर में ट्राई करना चाहती हूँ? सो 2010 की बात है, वहाँ से शुरू करते हैं कि अदिति दी ने हमें शुरू से एक चीज़ का चैलेंज दिया। तो 2010 नहीं, एक्चुअली 2002 की बात है। उन्होंने कहा कि देखो तुम रेपेट्री में तो डांस करते ही हो, मैं चाहती हूँ कि डांस दृष्टिकोण में आप अपने से कोरियोग्राफ करो। और उन्होंने चैलेंज दिया। मैंने कहा मैं कंटेम्प्ररी नहीं कर पाऊंगी शायद, पर मैं ट्रेडिशनल शायद कर लूँ। पूरी करो, जितने मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोशिश तो करो। और पहला मैंने शुरू किया वहाँ पे आविर्भाव से अवसान तक, महाराज जी की एक कविता थी, तो चला पथिक पूरब से उठकर। तो मेरे साथ बड़े लोग फ्रेंड्स हैं जो कि हिंदी बहुत अच्छी है उनकी, और मैं उनके पास गई। मैंने कहा मुझे कुछ नाम चाहिए जो सूर्य के उगने से लेकर ढलने तक का हो। उन्होंने बड़ा अच्छा ये नाम दिया, आविर्भाव से अवसान तक। मेरा पहला पीस वो हुआ, वहाँ से शुरू हुई, थोड़ा सा वहाँ से बढ़ी। फिर 2 साल बाद फिर से डांस दृष्टिकोण हुआ। दीदी ने कहा कुछ और। मैंने कहा चांदनी करूँगी, कि चांद कैसे ये पहले दिन से 14 दिन तक, शरद पूर्णिमा तक जाता है, उस पर कुछ करूँगी। इस तरह से दीदी चैलेंजेस देती गई और हम करते गए। 2010 में उन्होंने कहा कि तुम ग्रुप कोरियोग्राफी करो। मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कांट हैंडल, मैं अकेले अपने आप को हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन नहीं। बोले नहीं तुम ऐसा करो, दृष्टिकोण के बच्चों को ही लेके काम करो। मुझे डायरी लिखने का शौक था, मैं बहुत डायरी लिखती थी। तो मुझे हर चीज़ लिखना होता था कि कॉपी में लिख लूँ, कहाँ गई, कैसे गई, किससे मिली, क्या, सब कुछ लिखते थे। मैंने कहा मैं डायरी लिखूँगी। अब क्या डायरी लिखूँ? तो अर्थ कैसे अनुभव करता है हमारी ज़िंदगी को, तो उसको नाम दिया। मैंने कहा दीदी इस पे कुछ नाम बताइए आप। तो उन्होंने नाम दिया कि कह दो अर्थ डायरीज़, तुमको डायरी लिखने का शौक है ना। फिर मैंने अर्थ डायरीज़ बनाया। उसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि जन्म से लेके टीनेज के बाद टाइमलाइन, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, शादी के बाद और फिर मृत्यु, सब चीज़ मैंने दिखा दिया। और हर बार क्या होता था, एक डांसर आता था, स्टेज पे डायरी रखी हुई थी, वो डायरी पढ़ी जाती थी और उससे रिलेटेड वो पीस होती थी। फिर सेकेंड बाद फिर वो डायरी पढ़ी गई, उससे रिलेटेड पीस। ये पूरे 1 घंटे का प्रोडक्शन मैंने बना दिया। और मुझे फिर लगा कि सी कंटेम्प्ररी का मतलब ये नहीं होता कि वेस्टर्न ड्रेस, कंटेम्प्ररी थॉट प्रोसेस भी हो सकती है, एंड दैट वाज कम्प्लीटली कंटेम्प्ररी फॉर मी। और मुझे लगा कि ये बहुत ही अलग है, समय के हिसाब से चलना। कंटेम्प्ररी का हिंदी क्या है, समसामयिक, समय के हिसाब से जो चल रहे हैं। और वो लोगों को बहुत पसंद आया था। वो हम सिंपल एकदम अर्दी कलर के कुर्ता पजामा में थे, बॉयज़ भी वैसे, और मैंने वो पीस कोरियोग्राफ की। जर्नी आगे बढ़ी, ऐसी छोटी छोटी कोरियोग्राफीज तो हो ही नहीं थी बच्चों के साथ में। 2014 में शहर अनन्या फेस्टिवल के लिए मुझे बोला कि गौरी बताओ कोई किस डांसर को हम लोग बुलाएं। मैंने कहा सबका नाम मैंने बड़े बड़े डांसर्स का दे दिया। बोले व्हाई नॉट यू? मैंने कहा मी, अनन्या फेस्टिवल पुराना किला में होता है। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है। बोले नहीं, आपको ट्राई करना होगा। फिर मैं मुग्धा सोची। मुग्धा इसलिए कि मुग्धा नायिका नहीं सोची, मैं मुग्ध करने वाली कोई भी खूबसूरत स्त्री, मैंने वो सोच के मुग्धा नाम रख दिया। नाम पहले मैं सोचती थी कि ताकि इससे फिर मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकूं। अदिति दी की वजह से एक चीज़ था, पढ़ना सीख गई, रिसर्च करना सीख गई, सोचना सीख गई। बिना सोचे समझे कोरियोग्राफ कभी नहीं की।
मैंने उनको देखा है मेहनत करते हुए कि एक पीस पे एक चीज़ कोरियोग्राफ करने के लिए 4 से 5 साल वो रिसर्च करती हैं, पढ़ती हैं वो। उनकी सोच अंग्रेज़ी में होती है, बस यही विपरीत है कि मैं हिंदी में सोचती हूँ, बस यही अंतर। बट उन्होंने वो कहते हैं ना कीड़ा डालना है, वो लगा दिया कि आप पढ़ो, मिलेगी चीज़ें। और अनन्या फेस्टिवल के लिए फिर मैं 1-2 बड़े लोगों के पास भी गई थी, आई विल नॉट टेक द नेम। उन्होंने कहा हम म्यूज़िक नहीं करेंगे आपके लिए, क्योंकि मैं बहुत यंग थी, मुझे उनको लगा होगा कि क्यों करना। और फिर मुझे लगा कि शुभा मुद्गल जी अदिति दी के लिए बहुत म्यूज़िक करती थी। मैंने कहा अब छोटे पे तो हाथ नहीं मारूंगी, वो ज़िद थी मेरी। अगेन मैंने कहा ना मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। मैंने शुभा जी को फ़ोन घुमा दिया, मैंने कहा मुझे अनन्या फेस्टिवल मिला है और मैं चाहती हूँ कि आप म्यूज़िक कीजिए। उन्होंने कहा, मैंने कहा पैसे इतने ही दूंगी, पैसे तो है ही नहीं, इतने ही पैसे मेरे पास। बोली कोई बात नहीं। आप देखिए बड़प्पन, वो भी चाहती तो वो मना कर सकती थी, बट वो कुछ लगा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मुझे अदिति दी के साथ हमेशा देखती थी। उन्होंने हामी भर दी। उन्होंने मुझे ऐसे खूबसूरत टेक्स्ट दिए, मैंने उनको भेजा कि ये मैं सोच रही हूँ, राधा को सोच के खूबसूरती, ऐसे 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 मैंने सारी बातें अपनी उनको कहानी फ़ोन पे सुना दी। फ़ोन पे खाली बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा मुझे कुछ टाइम दो। मैं हाइपर होने लगी कि म्यूज़िक ही नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। मैंने उनको 1-2 बार डिस्टर्ब कर दिया। अब ये लोग बड़े आर्टिस्ट, उनका उन्होंने एक दिन मुझे सेध के दे दिया वापस कि इट्स नॉट ए इंस्टेंट कॉफ़ी, हैव पेशेंस। तब मुझे लगा ओके काम डाउन। तो डांट पड़ चुकी थी मुझे, पर जो मुझे चीज़ मिली उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ उनके। उन्होंने मुझे टेक्स्ट भी दिया, उन्होंने मेरा म्यूज़िक भी किया। वो म्यूज़िक हमने सब ये हुआ उसका हमने रिकॉर्ड कराया, क्योंकि वो 5 डांसर्स के साथ करना था। और 11 अक्टूबर, मुझे डेट आज भी याद है, 2014, वो हमने अनन्या फेस्टिवल में किया। फिर मेरे फ्रेंड्स लोग, जो मैं कहती हूँ कि हमेशा, तो मेरे एक फ्रेंड मित्र बहुत ही अच्छे, संजय नंदन, उन्होंने मुझे कहा कि तुम लोग सिर्फ ट्रेडिशनल बंदिश करते हो, बिंदादिन महाराज जी की जो लिखी हुई ठुमरी भजन है सब करते हो, इसके बियॉन्ड क्या है? मैंने कहा यार बियॉन्ड हम लोग तो यही सीखे हैं, इसी को उलट पलट करके इधर उधर इधर उधर। बोलते नहीं, हिंदी साहित्य इतना बड़ा है, आप लोग तो सोचते ही नहीं हो। मेरे को भी लगा यार एक्चुअली हम, क्योंकि ट्रेनिंग है ना, ऐसी ट्रेनिंग है, हमने ये तो बात है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसने मुझे चैलेंज दिया कि यू नीड टू थिंक बियॉन्ड दिस, व्हाई नॉट। और फिर उन्होंने मेरे को हेल्प किया कि लेट्स डू समथिंग, आप जैसे भी करना चाहो इसको कराओ। मैंने अदिति दी से बात की और उन्होंने फिर हमारा प्रोडक्शन बना हरि हो गति मेरी, मुस्लिम पोइट्स इन लव ऑफ कृष्णा। संजय नंदन जी जो मेरे मित्र, उन्होंने सारा उसका कॉन्सेप्ट और रिसर्च किया, मैं भी पढ़ी ऑफ कोर्स। और फिर हम अदिति दी के पास गए, मैंने उनको कहा ये है। बोली ये तुम क्यों करना चाहती हो? तो मैंने कहा इट्स नथिंग टू डू विथ रिलीजन, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुस्लिम पोइट्स इन लव ऑफ कृष्णा, जहाँ पे फारसी में भी है, खड़ी भाषा में भी है, हसरत मोहानी साहब की, मोहम्मद इकबाल जी की, मोहम्मद जायसी जी की चीज़ें, टेक्स्ट, और वो आप पढ़ रहे हो और मंत्रमुग्ध हो गई थी मैं उस चीज़ से। हरि हो गति मेरे को प्रोडक्शन मिला, दीदी ने कोरियोग्राफ किया। मैं डेयर नहीं कर सकती थी उसको कोरियोग्राफ करने के लिए अपने ऊपर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो प्रोडक्शन मैंने काफ़ी लेके ट्रैवल किया, और वो प्रोडक्शन मैं दरबार फेस्टिवल लंदन में भी की, सिडनी फेस्टिवल वहाँ पे भी की, दिल्ली में बहुत बार की, पूरे भारत में एक्चुअली मेरा वो टारगेट था कि मैं हर जगह करूँ, मोस्टली विथ म्यूजिशियन। मुझे ऑनेस्टली कथक मुझे लगता है बिना म्यूजिशियन के बहुत अधूरा है। वो जो एक स्पिरिट है उसका, एक खूबसूरती है, वो चली जाती है। बट कई बार ऑर्गेनाइजर्स ऑनेस्टली जब पैसा नहीं देते हैं और फिर वो कहते हैं कि आपको ये करना है, फिर हम बड़े मुश्किल से, बहुत ही उदास मन के साथ मैं करती हूँ, लेकिन आई स्टिल डोंट लाइक इट डूइंग इन ऑन रिकॉर्डेड म्यूज़िक। तो वो हरि हो गति मेरी हुआ, वो काफ़ी ट्रैवल की। मुग्धा मैं करीब उसका सिल्वर जुबली मना चुकी, 27-28 बार कर चुकी हूँ। तो वो हुआ मुग्धा। हरि हो गति मेरी के लिए मुझे ग्रांट भी मिला था, और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से, जैसे किसी ने इनविटेशन कार्ड बना दिया, जो उसका फर्स्ट इनविटेशन कार्ड बना था सांझी आर्ट से बना था, बहुत ही खूबसूरत था। और इसी तरह से कुछ कुछ फ्रेंड सर्कल में किसी ने जो
स्टेज दिया था। मीनाक्षी दास जी ने, जो श्री राम सेंटर वाले, उन लोगों ने मेरे को स्टेज दिया था। तो इस तरह से स्पॉन्सर करके वो कार्यक्रम मेरा निकल गया था। फिर 2017 में सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल, जो कि गोवा में होता है, उन लोगों ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कोलैबोरेटिव वर्क चाहिए, आपके रेगुलर म्यूजिशियन सिंगर नहीं हो सकते, किसी आपको और सिंगर के साथ में वो कोलैबोरेट करना पड़ेगा। फिर मैं सोची कि अब क्या करें। मैं कबीर कभी नहीं दी थी और मुझे था कि कुछ अलग करना है, तो हमने अपने पीस का नाम रखा डांसिंग एम्प्टीनेस। और जो कबीर और बुद्ध के कॉन्सेप्ट पे था, और मोस्टली कबीर की बंदिश थी, और अगेन कबीर मैं नहीं टच कर सकती। तो अब मेरे पास पैसा था उस बार, क्योंकि सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल मुझे कमीशन की थी वो शो, तो मुझे लगा कि मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और मुझे था कि कबीर गंधर्व फैमिली से बढ़िया कोई नहीं शायद इसको गा सकता है। तो मैंने भुवनेश कोमकरी को अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जबकि उन्होंने भी पहले कभी कोलैबोरेट नहीं किया था किसी डांसर के साथ में। तो कबीर वहाँ पे डांसिंग एंड टेनिस बना, उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया, वो दिल्ली आए। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वो इतना इजी नहीं होता कि आप देवास में कोई बैठा व्यक्ति है और मैं दिल्ली में और उसको कोलैबोरेट करना। बट डेफिनेटली मैं कबीर अपने से नहीं करना चाह रही, तो फिर मैंने अदिति दी को कहा कि ये आपको करना ही पड़ेगा कोरियोग्राफ, कबीर मैं नहीं टच कर सकती हूँ ऐसे, क्योंकि वो बहुत मिस्टिक पोइट है। आप उनको मैं घड़ा घड़ा की तरह नहीं दिखा सकती, वो घड़े का मतलब कुछ और है, कुंभ का मतलब कुछ और है, माटी का मतलब कुछ और है। दीदी ने बहुत सुंदर कंपोज किया, उसको कोरियोग्राफ किया, वो हुआ। फिर मालविका सारूकाई जी भरतनाट्यम डांसर हैं, उन्होंने मुझे सीनियर फेलोशिप दिया। बट उनको तब तक पता चल चुका था कि अदिति से कोरियोग्राफ कराती रहती और डांस करती रहती, तो उन्होंने मुझे दिया। पर उन्होंने एक शर्त रख दी कि इस बार तुमको खुद से कोरियोग्राफ करना है फेलोशिप के लिए। मैंने कहा ठीक है। और क्योंकि मेरा जन्म शिवरात्रि का है, तो मेरा नाम गौरी पड़ा था और मुझे शुरू से शिव पे कुछ करना था, पर मुझे शिव का रौद्र रूप नहीं दिखाना था। सब दिखाते हैं, सब सोचते हैं शिव तांडव लास्ट, ये सब नहीं। लेट्स थिंक बियॉन्ड। वो जो कहते हैं ना अच्छी संगति, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके संगत में लोग हैं जो आपको बार बार इंस्पायर करते हैं उस चीज़ के लिए, व्हाट टू प्रेजेंट, व्हाट नॉट, दिस इज़ चैलेंजिंग, दैट इज़ नॉट चैलेंजिंग। तो वो चीज़ मेरे अंदर आ चुकी थी चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स दीदी के साथ रहते रहते वो जो एक माँ बाप का खून होता है, गुरुओं का खून होता है जो आपके अंदर दौड़ता है, वो चीज़ आ गई थी। और सम्रात्रि मुझे केदारनाथ मिश्रा जी भुवनेश्वर में हैं, उन्होंने मेरे को ये नाम दिया। मैंने उनको कहा कि मुझे शिवरात्रि करना है, रात दिखानी है वो, और मुझे शिवरात्रि नाम नहीं रखना, सम दिखाना है, शिव और पार्वती का मिलन। तो उन्होंने मुझे सम्रात्रि द नाइट ऑफ डिवाइन यूनियन ये नाम दिया कि तुम भारत में करोगी तो भी लोग समझ जाएंगे, विदेश में करोगी तो भी लोग समझ जाएंगे। सम्रात्रि शायद विदेश में लोग नहीं समझ पाते, लेकिन ये नाम उन्होंने दिया। वो पीस मैंने बनाया और उसमें महागुरु कालिदास जी की कुछ बंदिशें थी, चीज़ें टेक्स्ट और विज्ञान भैरव तंत्र से। और पहला पीस ही होता है कि किम रूपम तत्वतो, जब पार्वती पूछते तो मैंने एक आपको चेन बनाना पड़ता है किसी भी चीज़ को कोरियोग्राफ करने के लिए, धागे में बांधना है। माला बनाने के लिए आपको अलग अलग चाहे फूल ले आइए आप, लेकिन पिरोना पड़ेगा उसको। तो वो पूछती हैं शिव से कि आप हो कौन, और फिर शिव जवाब देते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो। तो पहले पार्वती का पक्ष मैंने दिखाया, फिर शिव जी का पक्ष दिखाया, फिर पार्वती पूछती कि आप हैं कहाँ कहाँ, और जब शिव बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ, तो बहुत खूबसूरत, थोड़ा सा उसको कह सकते हैं कि बहुत ही मधुर, जिसको कह सकते हैं एरोटिक, मैं नहीं वर्ड यूज़ करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही डिवाइन था वो भी मैंने पक्ष यूज़ किया। फिर देव देव महादेव, उसकी भी बात होती है, तो मैंने उसमें तांडव कुछ नहीं दिखाया था। बहुत ही खूबसूरत एक पार्वती का पक्ष, दोनों के मिलन का पक्ष, फिर शिव और पार्वती क्या है वो भी पक्ष दिखाया, और फिर बाद में ये कि मृगाक्षणे चलो तुम मेरे साथ साथ। तो शिव जब लास्ट में बोलते हैं कि प्राण और अपान के मध्य में जो इनहेल और एक्सेल होता है, श्वास लेना और छोड़ना, उसके बीच में मैं हूँ, उससे मैं अपना पीस ख़त्म करती हूँ। तो वो जो चीज़ें, चैलेंजेस आपको आपके गुरु के तरफ से, समाज के तरफ से, फ्रेंड्स के तरफ से आते हैं, वो मेरे लिए, मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि उस वजह से मुझे पढ़ना आया
मैं सोचने के लिए मजबूर हुई, और ये सब स्टूडेंट्स को, आने वाली पीढ़ी को सोचना ही पड़ेगा कि अगर आप ट्रेडिशनल पीस भी करते हैं, अगर आप ठुमरी भी करते हैं ट्रेडिशनली, उसको भी सोच के कीजिए। बड़े गुरुओं ने चीज़ें लिख दी, हमारी पूरी माइथोलॉजी है, पूरा साइंस है एक्चुअली, तो आपको सोचना पड़ेगा। सीधे स्ट्रेट प्रिडिक्टेबल मीनिंग के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सोच के करना है। तो ये जर्नी रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे भी कुछ अच्छा होता रहे, और इस तरह से। तो मैम, आपने एक जर्नी बताया कि आपने कैसे नई थॉट्स लाई, या आपने चांदनी की बोला कि चांदनी की थीम पे किया, शिव की थीम पे किया। तो आपकी थीम आप दिमाग में आपके आता कैसे है, लाइक थॉट्स कैसे आती है, क्या प्रोसेस रहता है, आप हमारी ऑडियंस के लिए आप बताना चाहें तो? जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि सबसे पहले जब मैं सोचती हूँ टेक्स्ट, और जब टेक्स्ट करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये गाने में हो सकता है कि नहीं, क्योंकि हर टेक्स्ट गे नहीं होती है। जब हम हिंदी साहित्य भी पढ़ते हैं तो वो गे नहीं हो सकता, गे मतलब गाने वाला नहीं हो सकता, उसका मीटर नहीं बैठता है। तो कई बार आप सेम टेक्स्ट को आप बोलते हैं, रिसाइट करते, जैसे हम हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में करते थे, और कईयों को आप गाने में बांध सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि टेक्स्ट तो मिल गया, अब क्या करें। तो मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ कि 2009 में मुझे कथक महोत्सव में डांस करना था, तो मुझे लगा क्या करूँ। तो मैं अदिति दी के पास गई कि मुझे एक इन्वोकेशन करना और एक भाव करना, बाकी मैं शुद्ध पारंपरिक तरीके से, मैं जैसे, क्योंकि कथक महोत्सव है उसमें मैं ऐसे थाट आमद प्रणामद जैसे होता है वैसे करूँ। मैंने कहा ठीक है। गणेश गणपत विघ्न हरण, वो अश्विनी भिडे जी ने गाया था। इंडिया टुडे का पहले, वो आपको याद होगा, सीडीज निकलती थी, पूरी सीरीज। तो उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत है, लेट्स ट्राई दिस, बट इसके पहले तुम देख के आओ कश्मीर से कन्याकुमारी गणेश जी कैसे बैठते हैं, सबके अलग अलग पोस्चर्स होते हैं। आपको नोटिस किया होगा आपने कि ऊपर से नीचे तक अगर गणेश जी की पूजा हो रही है, सब जगह बैठने का तरीका, हाथ में चीज़ों लेने का तरीका सब अलग अलग है। तो बोले पहले तुम देख के आओ और फिर करेंगे। तो वो चीज़ें कोरियोग्राफ हुई। उसी में मेरे पास एक किताब थी, मेरे फ्रेंड ने दिया था मुझे, प्रेम के रूपक। मदन सोनी जी ने उसको कोलैबोरेट पर किया था। उसको कोलैबोरेट ही बोलते, नहीं कोलैबोरेट नहीं कहते, उसको संयोजन बोलते हैं, जब इकट्ठा संकलन, जो पूरा संग्रहण करना। तो पूरे संकलन को उन्होंने एक साथ जोड़ा था, उसमें सारी प्रेम कविताएं थी। उसमें मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता मिली, नैनों के डोरे लाल गुलाल भरे। और वो बहुत ही एरोटिक कविता थी कि नायिका कैसे रात भर लव मेकिंग के बाद में सुबह वो एक्सप्लेन कर रही कि मेरी रात कैसे बीती। मुझे पढ़ के ऐसे ही लगा कि उसकी पूरी कविता बहुत क्लिष्ट हिंदी थी उसमें। तो मैंने अदिति दी को कहा ये करूँगी मैं। बोलती आई यू मैड, उन्होंने ऐसे ही कहा आई यू मैड, दिस इज सो एरोटिक, और कथक महोत्सव में करना है, दिल्ली में करना है, वाई दिस। मैंने कहा जब कवि लिख सकता है तो हम कर क्यों नहीं सकते हैं। और अगर मैं गलत नहीं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत कम उम्र में ही चल बसे थे। हाँ, बहुत ज़्यादा लंबी उम्र नहीं थी उनकी। मैंने कहा जब वो लिख सकते तो हम कर भी सकते हैं। और जयदेव जी की जब पोइट्री जब आप देखते हैं, गीत गोविंद, तो पूरा इतना एरोटिक है, अगर आप उसका हर अलग अलग पक्ष देखें तो। फिर उनका चलो फिर कोशिश करते हैं। फिर उसका प्रोसेस नेक्स्ट होता है कि इसको संगीतबद्ध करना। तो समीउल्लाह खान, जिनका नाम मैंने पहले भी लिया, उनको मैंने कहा कि इसको संगीतबद्ध करो। ये एरोटिक है तो थोड़ा सा वैसे ही माहौल होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। तो उसने राग यमन पे, मिश्र यमन पे उसको कंपोज किया। उसने मीनिंग की बात आई, उसमें इतनी क्लिष्ट हिंदी थी कि जो हमारे ऊपर से क्रॉस कर रही थी। तो हमारी एक मित्र है रचना यादव, जो कि श्री राजेंद्र यादव और मनु भंडारी जी की बिटियां हैं, तो वो हमारे साथ डांस करती थी। तो मैंने कहा रचना दी आप ये बताओ। बोलती मेरे बस की नहीं है, तो मम्मी को फ़ोन कर लो। और फिर मैंने मनु भंडारी जी को फ़ोन किया। सब दुनिया जानती है कि मनु भंडारी जी कौन है। मैंने उनको फ़ोन किया। बोलती उन्होंने पहले मुझे कहा तुम दीवानी हो, तुम इस पर क्यों डांस करना चाहती हो। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि नैनों के डोरे लाल गुलाल भरे। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं था कि रात भर, अगर नायिका रात भर सोई नहीं है तो सुबह उठ के उसके आँख कैसे हो गए, बिल्कुल लाल हो गए, जो कि जनरली अगर हम नहीं सोते हैं तो ऐसा होता है।
और वो रात की बात करके गुलाल की तरह, कि लाल जो गुलाल है उसकी तरह उसकी आंखें, तो दो मीनिंग, डबल मीनिंग उसमें चल रहे थे. इट वॉज ब्यूटिफुल पोइट्री. आप कभी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. तो वो मैंने प्रेजेंट किया था. तो एक प्रोसेस होता है कि जो मेरा है अपना, कि मैं पहले टेक्स्ट देखती हूँ, फिर उसको कंपोज कराती हूँ म्यूजिकली, उसके बाद में उस पर चीज़ें भरना शुरू करती हूँ. आप हर चीज़ के बीच में नहीं रख सकते. इस पूरी बंदिश के बीच में मैं तोड़े टुकड़े पर नहीं रख सकती थी, क्योंकि वो उसको स्पॉइल कर देता. दिस आई नीड टू डिसाइड एज अ डांसर. या आपको डिसाइड करना है कि किस बंदिश के पीछे आपको क्या रखना है. जैसे जब मैंने समरात्रि किया था, तो उसमें एक लाइन है, शिव प्रिय तुम ठहरो, प्रीत मिलन की अविरल पल में. वहाँ पे मैं तोड़े टुकड़े नहीं रख सकती थी. तो वो जो पूरा पीस है शिव और पार्वती का, जिसमें शिव बोलते हैं कि जो मयूर के 5 जो पंख है उसमें 5 रंग है, वो सब मैं हूँ. जब वो बोलते हैं कि जैसे चींटी रेंगती है, तो वो जो सिहरन है वो मैं हूँ, वो मैं शिव हूँ. तो ये जो छोटे छोटे टेक्स्ट थे, उसको मैं पंच तत्व हैं वो मैं हूँ, शिव बताते. तो इसमें मैंने तोड़े टुकड़े नहीं डाले थे. मैंने पूरा वो पीस 10 मिनट का है, उसको मैंने गतनिकास पे ले लिया था, कि गतनिकास दिखाते दिखाते कि निकास कैसे करते हैं. तो टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट में तो निकास है कि निकल के आना अलग अलग चाल से, वो गतनिकास है. बट उसको टेक्स्ट के ऊपर रख के ले जाना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. तो ये चीज़ें जब बनती है, ये कोलैबोरेटिव वर्क होता है बिटवीन डांसर, म्यूजिशियन, अगर कोई आउटसाइड कोरियोग्राफर है वो, और अगर आप खुद कोरियोग्राफ कर रहे हैं तो वैसे. लेकिन एक बहुत कलेक्टिव अप्रोच होता है. इट्स अ टीम वर्क बेसिकली. तो अगर हम बात करते हैं मुगले आजम की, बड़ी खूबसूरत मूवी थी और बड़ा खूबसूरत शो है, उसका भी आपसे एक जुड़ाव रहा है, उसके बारे में जरा हमें बताइए. सो मुगले आजम जब ये म्यूजिकल बन रहा था, तो जो इसकी मेन कोरियोग्राफर है मयूरी उपाध्याय, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि क्या आप कथक एक्सपर्टीज इसमें बनना चाहेंगी. तो मैंने सोचा कि कभी मैंने ऐसे बॉलीवुड साइड जो होता है वो मैंने कभी किया नहीं है, पर वो मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि मैंने उस समय तक और अभी भी एक्चुअली जो मुगले आजम ओरिजिनल मूवी है मैंने देखी नहीं हूँ. आज तक नहीं देखी हूँ मैं. कलर्ड होने के बाद भी नहीं देखी. कभी गाने आते होंगे तो वैसे देख चुकी थी मैं, पर कभी मैं मूवी वगैरह आज तक नहीं देखी उसका. तो मैंने कहा लेट्स डू इट. सो मैं और मयूरी बैंगलोर में 1 to 1 हमने काफ़ी समय बिताया, और 4 गाने थे उसके जो हमको, मतलब मुझे कोरियोग्राफ करने थे एज अ कथक एक्सपर्टीज़. तो उसके काम करने का तरीका बहुत अलग था मयूरी के, क्योंकि वो कथक डांसर नहीं है, मैं कथक डांसर थी. वो मुझे एक लाइन बोलती थी, लेट्स टेक कि मोहेपन घट पे नंदलाल छेड़ गए रे. अब उस लाइन को कहती थी कि 3-4 तरीके से करके दिखाओ. तो 3 लाइन तो मान लो आप 3 लेयर डांसर के लिए कर दिया, एक आप अनारकली के लिए करोगे. फिर जब एक जो कवाली है, 3 लाइन डांसर के लिए, एक अनारकली के लिए, एक बहार के लिए करोगे. वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से काम किया ही नहीं, कभी कोरियोग्राफ नहीं किया. ये बात होगी 2-3 महीने की. 2-3 महीने में ये हम लोग, साल की बात होगी मैम ये? आई थिंक 2015-16 टाइम की, हाँ उस समय की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. क्योंकि अभी तक उनकी जर्नी 200-300 शोज़ की हो चुकी है ऑलमोस्ट. और फिर वो सारा कुछ मैं दिल्ली बैंगलोर करके मैंने बहुत जर्नी की, और वो सारा चीज़ कोरियोग्राफ किया. फिर बात आई थी उसके ब्रिज पीसेस की. जब 2 पीस को आप मिलाते हैं, क्योंकि म्यूजिकल बाकी चीज़ तो ओरिजिनल है गाने, लेकिन उसको मिलाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर वाज फिरोज अब्बास खान. तो वो उनकी गांधी और अमृता, तुम्हारी अमृता, सबसे लोग वाकिफ़ थे. तो वो मुझे पता था कि जो एस्थेटिक है वो दैट वाज माइंड ब्लोइंग. सो वो सब सोच के मैंने हामी भर दी थी. और उसके बाद में ब्रिज पीसेस बने, वो बहुत डिफरेंट था, क्योंकि जो मयूरी का अप्रोच था एज अ कोरियोग्राफर, मेन कोरियोग्राफर, वो बहुत अलग था. प्यार किया तो डरना क्या, जो गाने भी थे उसको वो उसने बड़े दूसरे तरीके से लिया था, फिल्म की तरीके से नहीं. तो म्यूजिकल में जब आप, अगर आप देखोगे उस प्रोडक्शन को, बहुत ही अलग तरीके से है. तो उसमें मैं कथक एक्सपर्टीज़ की तरह काम की थी. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. फिर हम बॉम्बे गए, बॉम्बे में फिर सारे डांसर्स इकट्ठे हुए, फिर उस पर कॉपी पेस्टिंग शुरू हुई. फिर उनकी प्रैक्टिस, सारे कथक डांसर्स थे पूरे भारत के उसमें.
फिर उनका वर्कशॉप हुआ, कथक वर्कशॉप जो मैं लेने गई थी, कि उनको कथक की प्रॉपर ट्रेनिंग कि सब एक तरह से रम जाएं, एक तरह से चक्कर ले, एक तरह से, तो उनकी क्लासेस होती थी जो मैं जाके लेती थी। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था, बहुत बहुत फ्रूटफुल था, लोगों को, पूरी दुनिया को बहुत पसंद आया। फिर एक उसी तरह का काम आया मेरे पास में, जो मयूरी फिर से लेके आई, जब NMACC जो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर बना, तो इसके इनॉग्रेशन के लिए उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो उसमें एक पीस मन कुंतो मौला, उस पर मयूरी ने कहा करोगी? मैंने कहा बिल्कुल करूँगी, क्योंकि वो मुझे चस्का लगा था कि इट्स अ डिफरेंट, और हर अप्रोच टुवर्ड्स कोरियोग्राफी वाज रियली डिफरेंट। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं करूँगी। तो मैं वो प्रोडक्शन पे भी मैंने एज अ कथक एक्सपर्टीज़ वो मैंने काम किया। तो ये दोनों इवेंट आपके जब हो रहे थे तो नियर बाय टाइमलाइंस में थे? ओ नहीं, बहुत अलग जब तो थे। मुगले आजम ग्रेट हो चुका था। ना बहुत पूरा हिट हो चुका था। NMACC तो 1 साल, अब 2 साल हो गया होगा, उसमें NMACC अभी बना है, लेकिन वो मन कुंत तो बहुत बढ़िया, सबसे वो पूरा पीस में बहुत छोटे छोटे पीसेस थे, जिसको वैभवी मर्चेंट एज अ मेन कोरियोग्राफर और मयूरी ने किया था, बट उसमें एक पीस जो सबसे बड़ा पीस था वो मन कुंतो था। एंड मैंने जब मयूरी ने मुझे सुनाया कि ये पीस करना है, मैंने कहा कि इसमें तोड़े टुकड़े डालो, तब कथक का मज़ा है। और म्यूज़िक किया था अजय अतुल जी ने, बॉलीवुड स्टार्स हैं वो लोग। तो उनको समझ में आया कि, और वो पीस सबसे लंबा हो गया। तो फिरोज़ अब्बास खान साहब ने मुझे कहा था कि गौरी जी आपने ज़रा उसमें माल मसाला डलवा दिया है, पर अच्छी बात थी, जो चीज़ अच्छी है वो बहुत बढ़िया निकल के आया पीस। तो ये चीज़ें जो है डिफरेंट थी वो मेरे लिए, वो एक्सपीरियंस के लिए थी, एंड ऑफ कोर्स पैसे कमाने के लिए थी, क्योंकि कई बार काम आप करते अपने मन भरने के लिए, कई बार पॉकेट भरने के लिए, क्योंकि मुझे उन पैसों से, मुझे कॉर्पोरेट शो मैं इसलिए करती हूँ, मुझे पैसा चाहिए फर्स्ट, एंड आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट, क्योंकि मुझे अपना नया प्रोडक्शन करना है। तो शास्त्रीय लोगों को तो कोई पैसे नहीं देता, स्पॉन्सर करने में सबकी हालत ख़राब होती है। बॉलीवुड को बहुत स्पॉन्सरशिप मिलती है। आप सिंपल चीज़ है, मेरे को एक अपना एनुअल शो करने के लिए मुझे बच्चों से पैसे लेने पड़ जाते हैं, उसको कोई स्पॉन्सर नहीं करता है। लेकिन उसी स्कूल कॉलेजेस में आप देखो, खासकर कॉलेजेस में, IIT IIMs में, जब उनका एनुअल फंक्शन होता है, सब फिल्म स्टार्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है, और हम 4 या 5 लाख रुपए के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। दिस इज़ स्ट्रगल। तो मैं जब कॉरपोरेट के शोज़ करती हूँ या इस तरह के प्रोडक्शन, पैसे बचा करके अपने प्रोडक्शन में लगाने के लिए करते हैं। तो इट्स अ सर्कल बेसिकली, और आपके पास हमेशा इतनी पूंजी नहीं होती। एक प्रोडक्शन करने के लिए आपको, सोलो प्रोडक्शन करने के लिए कोरियोग्राफ 5 से 6 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये सारा एक प्रोसेस है। तो उस वजह से कि, और वो प्रोग्राम्स इतने अच्छे कोरियोग्राफ हो गए थे, तो थोड़ा वो मेरे बायोडाटा के लिए भी इंटरेस्टिंग हो गया था। आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड कोरियोग्राफीज, बट ये 2 बॉलीवुड नहीं बोलूँगी मैं, ये स्पेशल था क्योंकि ये म्यूज़िकल जर्नी थी फिरोज़ अब्बास खान जी की दिमाग की और मयूरी उपाध्याय एज अ मेन कोरियोग्राफर की। तो आप मैम कथक केंद्र से भी जुड़ी हुई, अगर हम बात करें उन छोटे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, आप बताना चाहेंगी कि क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, कैसे बच्चे अपना फॉर्म भरते हैं? लाइक आपने भी इंटरव्यू अपने टाइम में दिया था, चीज़ें बहुत बदल चुकी है। वन थिंग, फीस कितना होता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। स्कॉलरशिप क्या होती है, इन पे अगर हम बात करना चाहें। सो कथक केंद्र में एडमिशन, मैं कथक केंद्र में अभी एज अ गुरु वहाँ पे सिखा रही हूँ, पिछले अब 2 साल होने वाले हैं। सो कथक केंद्र में एडमिशन जून में इसका फॉर्म निकलता, ऑनलाइन भी होता है और पेपर में एडवर्टाइज होता है। और फाउंडेशन की उम्र जो है, छोटे बच्चे जो सीखते हैं वहाँ पे शाम में उनकी क्लासेस होती हैं, डिप्लोमा पास होती हैं, डिप्लोमा ऑनर्स और पोस्ट डिप्लोमा की फुल डे ट्रेनिंग होती है, यानी कि योगा क्लास होती है, डांस क्लास होता है, गाने की क्लास होती है, तबला या पखावज की क्लास होती है, और अभी पिछले 1 साल से वहाँ पे श्लोक की क्लास भी होती है, और सभी अलाइड सब्जेक्ट जो हैं सबकी थ्योरीज भी होती हैं, थ्योरी क्लास भी होती है। तो ये कथक केंद्र की रूपरेखा है। और इस तरह से आप जाते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू पैनल होता है, वहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है तभी। इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, बट उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उसके एक नियम कानून है, आपको उसके थ्रू जाना पड़ेगा, और एडमिशन है। फीस आई एम नॉट श्योर अभी कितनी है, बट बहुत नॉमिनल है, जो आदमी, हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि सरकारी ऑटोनोमस बॉडी है संगीत नाटक अकेडमी की, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है। तो मैम अगर हम बात करें कि आप खुद डांस सिखाती हैं, आपको अगर किसी बच्चे को आपसे सीखना है तो आपसे कैसे जुड़ सकता है? अभी फ़िलहाल मैं कथक में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ, और वहाँ मैं सिखा रही हूँ,
और मेरी अपनी संस्था है गौरी दिवाकर संस्कृति फाउंडेशन, जो कि जिसका स्टूडियो विवेक विहार में है। वहाँ पे आप आ सकते हैं, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हम सभी सोशल मीडिया पे हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। एक प्रोसेस है हर चीज़ का, और जिस तरह से ईमानदारी से हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, वही प्रोसेस के साथ में एंड मैं सिखाती हूँ। एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और सिर्फ शास्त्रीय नृत्य सिखाया जाता है। कई बार पेरेंट्स आते हैं हमारे पास में कि बॉलीवुड गाने पे कंपोज कर दीजिए, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती हूँ मैं। सो उसके लिए बहुत सारी और संस्थाएं जहाँ पे वो जा सकते हैं, बट यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर आपको सिर्फ कथक सीखना है और प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आप आ सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। आपका आज का पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वन थिंग। सेकंड थिंग, आप किसको नॉमिनेट करना चाहेंगी अपनी तरफ से? हाँ, सो पॉडकास्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने जैसे बताया, इससे पहले भी काफ़ी कलाकार आए हैं, सबकी अपनी जर्नी होती है। और मुझे लगा कि आज बातचीत बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसलिए मैंने कुछ डांस वांस नहीं किया, ना ही करके दिखाई। सबने किया होगा इससे पहले भी, पर मुझे लगता है कि कुछ जो दायित्व होते हैं, किसी समय मैंने सुना था कि माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, ये सिर्फ लेके आप इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते, आपको वापस देना होगा। और ये इस तरह से पॉडकास्ट के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू आपको लोग जानते हैं, आप अपनी बातें रख सकते हैं। ये सब चीज़ों की कमी है। और फिर क्या होता है कई बार कि युवा लोगों को जल्दी कहते हैं कि आजकल के डेट में कि युवाओं को सुनो, सुनता कोई नहीं है। तो मैं आई एम नो मोर युवा, अभी ऐसे जगह फंसी हूँ, ना युवा हूँ ना प्रौढ़ा हूँ, लेकिन मेन है कि मिड 50s में हूँ, तो इसीलिए। लेकिन बेसिकली कि आपको सुनना पड़ेगा, सुनने के लिए यही एक इस तरह से चीज़ें होती, पॉडकास्ट होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसमें आप अपनी बातें रख सकते हैं, और आने वाली पीढ़ी इसको सुनेंगे, वो इंस्पायर्ड हो सकते हैं, वो शायद मेरी एक इंटरव्यू से कुछ उनके दिमाग में बातचीत आ जाए। तो ये सारी चीज़ें, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। नॉमिनेशन के लिए बहुत सारे डांसर्स हैं जिनको आप बुला सकते हैं, भरतनाट्यम, ओडिसी, सबकी अपनी जर्नी है, कथकली, बहुत सारे हैं। पर मेरे जहन में एक बात है, डॉक्टर श्रीधर वासुदेवन, जो कि भरतनाट्यम डांसर हैं, स्कॉलर हैं, बहुत ही पढ़े लिखे। आप उनसे किसी भी चैप्टर में बात कर सकते, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, और वो म्यूज़िक भी कंपोज करते हैं, डांस भी करते हैं। और उन्होंने समरात्रि का एक पार्ट मेरा म्यूज़िक का उन्होंने कंपोज किया है। सो मैं चाहूँगी कि आप उनको बुलाइए, और उनको बहुत नॉलेज है, और नाट्य शास्त्र वगैरह के बारे में भी आप उनसे वैसे किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। और डॉक्टर श्रीधर वासुदेवन, आप उनको बुला सकते हैं। थैंक यू। आज हमने बात की कथक की, एक सफ़र की, एक संघर्ष की। आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का पॉडकास्ट। इसी तरह हमारे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, नमस्ते।